31वां क्वेश्चन देखिए, सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए। इसके अंदर पहले पार्ट में हमें पूछा गया है कि दो बड़े चालक गोले जिन पर आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, क्या उनके बीच स्थिर विद्युत बल का परिमाण क्या रहेगा? देखो, क्या यही रहेगा? F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ही रहेगा। क्या यही रहेगा? तो देखिए, हमारे पास में दो गोले हैं और ये बताया है कि दोनों गोलों की साइज बड़ी है। एक के ऊपर आवेश है Q1, दूसरे का जो आकार है वो भी बड़ा है और उस पर जो आवेश है वो है Q2। और जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम यदि कम कर दें तो देखिए, जब बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो यही रहेगा। लेकिन जैसे ही इनके बीच की डिस्टेंस को हम कम कर दें, तो डिस्टेंस को कम कर देंगे तो जो आवेश वितरण है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। आवेश वितरण इस प्रकार से हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल के कारण से दूर के पृष्ठों पर आवेश अधिक होगा तो आवेशों के केंद्र बदल जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर बल का परिमाण ये नहीं रह पाएगा। इस कारण से ए पार्ट का जो आंसर है वो नहीं आएगा, क्योंकि आवेश वितरण बदल जाता है। इन जब दोनों को हम नज़दीक लेकर आएंगे तो आवेश वितरण बदल जाता है, तत्पश्चात बल का ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इसके बी पार्ट की ओर चलते हैं कि यदि कूलाम के नियम में 1/r³ निर्भरता का समावेश हो तो क्या गाउस का नियम अब भी सत्य होगा? कूलाम का नियम ये कहता है बल बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टे में R²। तो यहाँ पर जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलाम के नियम में होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बल 1/r² की बजाय 1/r³ के समानुपाती हो तो क्या अब भी गाउस का नियम लागू होगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं लागू होगा, क्योंकि जो गाउस का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित बल पर ही डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर गाउस का नियम लागू नहीं होगा। गाउस का नियम केवल और केवल उन बल क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर R³ का जैसे ही समावेश कर देंगे तो गाउस का नियम है उस बल क्षेत्र पर लागू ही नहीं होगा। गाउस का नियम वहाँ पर सत्य ही नहीं होगा। अब सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में हमें कहा गया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास में एक छोटा परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विराम में छोड़ा जाता है। क्या यह बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा? कि विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि हम एक अल्प आवेश छोड़ दें तो उसका पथ विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश होगा क्या? देखिए विद्यार्थियों, इसका आंसर है नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी सुन लीजिए। कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उस विद्युत क्षेत्र रेखा पर यदि किसी आवेश को रख दें तो वो जो विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा होती है उसके अकॉर्डिंग वो बल की दिशा को व्यक्त करता है, उस पर त्वरण की दिशा को व्यक्त करेगा। तो वो त्वरण की दिशा को व्यक्त करती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो किसकी डायरेक्शन को व्यक्त करेगी? उस पर रखे कण की। जैसे यहाँ पर आवेश रखा हुआ है तो इस आवेश पर बल लग रहा है, तो इस आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी त्वरण की दिशा को ये व्यक्त करती है। कौन? विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जरूरी नहीं है कि कण है वो उस विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश ही गति करें, केवल वो विद्युत क्षेत्र जो रेखा होती है वो त्वरण की दिशा को व्यक्त करती है, न कि वेग की दिशा को। तो कण है वो वेग की दिशा में गति करेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखा है वो त्वरण की दिशा को व्यक्त करती है। डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वर्तीय कक्षा पूरी करने में नाभिक के क्षेत्र में कितना कार्य किया जाता है। यदि कक्षा दीर्घवृत्ताकार होगा तो क्या आंसर दूसरा होगा या यही होगा?
तो देखिए एक बार समझ लीजिए, ये हमारे पास में है नाभिक, ये क्या है, नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, नाभिक पर धनावेश होता है। इन दोनों के मध्य की दूरी यदि नियत रहती है तो ये इनको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो विद्युत बल से प्राप्त होता है, कूलाम बल से प्राप्त होता है। तत्पश्चात यहाँ पर देखिए कि जो विद्युत बल है वो इन दोनों के मध्य काम करता है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य। और ये जो विद्युत बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है। ये जो बल है वो कैसा बल है, संरक्षी बल है। और संरक्षी बल के अधीन एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर में, संरक्षी बल के अधीन एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य क्या होगा, पूर्ण चक्कर में जो किया गया कुल कार्य है वो 0 होता है। देखो संरक्षी बल की डेफिनेशन ही यही है कि संरक्षी के एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 0। और विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। तत्पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा एक चक्कर जब लगा लेता है तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अब यदि पथ वृत्ताकार हो चाहे दीर्घवृत्ताकार हो, किया गया कार्य दोनों ही स्थितियों में 0 ही होगा, क्योंकि जब वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तब विद्युत बल काम कर रहा है, और जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो भी विद्युत बल ही काम करता है। तत्पश्चात संरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य है वो 0 होता है। इस वजह से वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य सदैव 0 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें ई पार्ट में पूछा गया है कि हमें ज्ञात है कि एक आवेशित चालक के पृष्ठ के आर पार विद्युत क्षेत्र असंतत होता है, क्या वहाँ विद्युत विभव भी असंतत होगा? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए उसके पीछे रीजन समझ लीजिए कि यदि आप किसी चालक के आर पार जाते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है इस तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है इस तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो अंतिम, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो हो जाएगा प्लस में। देखो इस डायरेक्शन में है और अंतर हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें सतत नहीं रहता, क्योंकि ये वाला इधर रहता है, ये वाला इधर रहता है, सतत नहीं रहता। कुल मिलाकर ये ध्यान में रखना है कि चालक के हम एक तरफ से दूसरी तरफ यदि जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र सतत नहीं रहता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इधर हालांकि वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम रहती है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से विद्युत क्षेत्र संतत नहीं रहता। बट विभव तो पूरे पृष्ठ पर और अंदर एक समान रहता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र सतत होता है, संतत होता है। तो इसमें हमें पूछा है कि क्या विद्युत क्षेत्र भी असंतत होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा। विद्युत विभव असंतत होगा, तो उसका आंसर है नहीं। विद्युत क्षेत्र असंतत न होकर संतत होता है, क्योंकि विभव का मान पृष्ठ पर अंदर एक समान होता है। क्लियर? इस क्वेश्चन के अंतिम पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक संभावित उत्तर, किसी एकल चालक की धारिता से क्या अभिप्राय है? हमारे पास में अभी इसके 2 पार्ट और हैं। एफओ भाग देखिए कि एकल चालक की धारिता, एकल चालक की धारिता का मतलब ये है कि जैसे एकल चालक ये है, दूसरा जो चालक है वो अनंत दूरी पर रखा हुआ है। एक हम इसको एकल चालक को इस तरीके से मान सकते हैं कि ये भी एक संधारित्र है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर रखी हुई है। दूसरी प्लेट कहाँ पर रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। तो एकल चालक को भी हम एक संधारित्र कंसीडर कर सकते हैं जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर मान सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए जी वाला जो पार्ट है उसमें देखिए एक संभावित उत्तर की कल्पना कीजिए कि पानी का परावैद्युतांक अभ्रक के परावैद्युतांक से अधिक क्यों होता है। देखिए जल का परावैद्युतांक, जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 80 और अभ्रक के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6।
तो अभ्रक का इतना कम और जल का इतना अधिक क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है कि जो जल है उसका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण से ही जल का परावैद्युतांक भी अधिक होता है। जल का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी नहीं होता। देखिए जल के अंदर तो क्या होता है, एक ध्रुवीय अणु होता है, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इस वजह से इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। अभ्रक में ऐसा न होने की वजह से इसका परावैद्युतांक भी कम होता है। तो ये था हमारी पाठ्यपुस्तक का 31वां क्वेश्चन।